डायरेक्टली जे एडवांस। कौन ऐसा इंसान है जो डायरेक्टली जे एडवांस दे रखा है भाई? मेरे जो लेवल उसने डायरेक्ट एडवांस दिया। आप भी बोल दीजिए मेरे को डायरेक्ट आईडीएन बनना है बिना एग्ज़ाम दिए। जेई एडवांस कैसे दे सकते हैं? जब जेई मेंस देते हैं, मेंस में जिनके अच्छे रैंक आते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं जेई एडवांस के लिए, वो वही दे सकते हैं। वो डायरेक्ट जेई एडवांस कैसे दे दिया? एक्स्ट्रा टैलेंटेड होगा वो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, उनको बीच में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट जन्म जब लेते हैं तो डायरेक्ट 12th पास करते हैं। ठीक है, होते हैं भाई कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं ऐसे। ऐसी जो बैक की बातें करता है उसकी बातों में विश्वास मत कीजिए। समझ में आ रहा? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग डालिए एडिशन। मल्टीप्लिकेशन किया था ना? नहीं, इक्वालिटी किया था, एडिशन डालिए। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए Z1 दे रखा है x1 प्लस आई y1 और Z2 दे रखा है x2 प्लस, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? Z1 प्लस Z2 ऐसे ही तो ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या है? हमेशा रियल पार्ट अलग होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग होगा। तो ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो x1 प्लस x2 इसको एक साथ लिख दिया। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, इसमें i कॉमन है, इसमें भी i, तो प्लस i बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या आ गया? y1 प्लस y2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी से। जैसे कि अगर हम यहाँ कह दें Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई अगर करना है, Z1 Z2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। अब सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। एडिशन में रियल पार्ट से, इमेजिनरी से, वैसे इसमें सब एक दूसरे से होंगे। समझ में आ रहा? तो x1 इंटू x2, x1 x2, x1 इंटू आई y2, आई क्या हो जाएगा? x1 y2। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आई y1 x2, ऐसे ही होगा ना। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर y1 y2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। x1 x2 क्लियर। रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखेंगे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 इंटू y1 y2 माइनस y1 y2, यही तो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें i और इसमें भी i क्या है? कॉमन है। तो प्लस i बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया? x1
y2 प्लस y1 x2। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, पक्का सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। बाद में आई स्क्वायर वाला सॉल्व हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी, तो ये हो जाएगा -y1 y2। अब इसमें तो आई बचा नहीं, तो ये भी तो रियल पार्ट है ना, तो रियल को रियल के साथ लिख दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, पक्का। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा? रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, ये इसका क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो रियल पार्ट आएगा, क्या आएगा? रियल पार्ट जो होगा पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इनटू दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हो जाएगा। ये क्या है? रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो x1 y2 प्लस y1 x2, मतलब ये x1 का क्या हो जाएगा? रियल पार्ट इनटू दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट प्लस पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट इनटू दूसरे वाले का रियल पार्ट। इस तरीके से हम इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है और बोलेगा डायरेक्ट रियल पार्ट पता कीजिए, क्या बोलेगा? इसका रियल पार्ट बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट क्या होगा। तो ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर वहां से ये निकाल कर बोलेंगे ये रहा रियल पार्ट, ऐसा करेंगे क्या? तुरंत इसको याद कर लेंगे, x1 x2 माइनस y1 y2 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, टिप से टिक्का मारेंगे। समझ रहा? तो इस तरीके से करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है कि क्या होता है। समझ रहा? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए इसको। डिवीजन में करना तो डिवीजन में क्या करेंगे? अगर z1 अपॉन z2 बोल दे तो क्या करेंगे उसमें? x1 प्लस आई y1 अपॉन x2 प्लस आई, यही तो है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका तो डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर आई है तो आप क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे। अरे क्या बात है, ऐसे ही निकाल देगा अपने आप कि कुछ रूल होगा उसका? कैंसिल आउट कैसे करेंगे? ये वाला आई और ये वाला आई कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे गजब, हाँ टैलेंटेड है एक से एक। आपका कहने का मतलब है कि अगर 5/3 दिया हुआ है, आपका कहने का मतलब 5/3 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2/3 और 3 कट गया, आंसर आ गया 2। ऐसे ही तो बोल रहा है, तो वही तो कह रहा है आई काट दीजिए, बीच में क्या दिख रहा है भाई? प्लस है, वो मल्टीप्लाई में होता तो हम कैंसिल कर सकते थे। मल्टीप्लाई में अगर ऐसे है 2 × 3/3 तो कैंसिल कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो कहाँ से करेगा? हाँ नहीं होता ना वैसे। फिर क्या होगा? रैशनलाइज का नाम सुना है? रैशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे? क्या है डिनोमिनेटर में? x2 माइनस आई y2 अपॉन x2 माइनस आई y2, ऐसे कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में होता है साइन चेंज कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। अब इसको अगर करते हैं x1 × x1 इंटू वो माइनस आई x1 y2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आई क्या हो जाएगा? y1 x2, फिर आई और आई क्या हो जाएगा? y1 y2, यही हो जाएगा ना, अपॉन a + b a - b क्या होता है? हाँ a + b × a - b क्या होता है? अरे गजब, हाँ x2 का स्क्वायर माइनस b² ना, तो b क्या है? ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा i² y2², यही तो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऐसे ये तो तरीका नहीं है लिखने का कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसको क्या करना पड़ेगा?
रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है x1 x2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्या प्लस y1 y2। i और i कॉमन निकाल दिया, तो i और i कॉमन, यहाँ से i निकाला तो क्या हो गया x2 y1, और यहाँ से क्या हो गया माइनस x1 अपॉन क्या यहाँ पर x2 स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, यही तो हो जाएगा। तो जब ये सबके डिनोमिनेटर में है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला इसके नीचे हो जाएगा और ये वाला इसके नीचे हो जाएगा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और इसके नीचे क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, दोनों को सेपरेट कर दिया, लिख सकते हैं ना। तो जब डिवीज़न हुआ तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट रियल पार्ट, और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? तो जब भी डिवीज़न करना है, डिवीज़न कहने का मतलब डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में आई है तो क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। जैसे इसको तो बड़ा रैशनलाइजेशन था, अगर ऐसा है आई स्क्वायर अपॉन i3 आई क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कट जाएगा ना, ये पूरा का पूरा कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई, यही तो होगा, लेकिन आई तो डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे फिर, रैशनलाइज कर देंगे। इसको क्या करेंगे, आई और आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर में क्या हो गया आई, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो 0 - 1 आई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, आता है तो उसको रैशनलाइज कीजिए। समझ में आ रहा? पक्का? चलिए नोट कीजिए इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को पढ़ने हैं। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है कॉन्जुगेट, क्या होता है, दूसरा होता है मॉडुलस, क्या होता है, तीसरा क्या होता है आर्गुमेंट। तो ये 3 टर्म्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो पहला हेडिंग आप लोगों को डालना है कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है, जैसे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 x1 प्लस, या फिर a प्लस आई बी ले लीजिए, क्या ले लेंगे a प्लस आई बी, बात तो एक ही है। ठीक है, क्या ले लिया a प्लस आई बी ले लिया। ठीक है, अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस प्लेन पर रिप्रेजेंट करूंगा, आर्गेंट प्लेन। किस प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पे एक रियल एक्सिस होती है और एक क्या होती है, पढ़ा था आर्गेंट प्लेन। तो अगर हम आर्गेंट प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ये क्या है रियल एक्सिस, या रियल एक्सिस हो गया, और ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब अगर इसको प्लॉट करना है तो रियल पार्ट क्या है पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मान लेते कि एक पॉइंट P है, क्या है एक पॉइंट P है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है, Z को डिनोट कर रही है।
एक कॉम्प्लेक्स पी, पॉइंट पी इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को डिनोट करती है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a कॉमा b ही तो होगा। रियल पार्ट पे कितना चलना है? रियल पार्ट पे कितना चलना है? ये कितना होगा? a। और इमेजिनरी पार्ट पे कितना चलना है? ये कितना हो जाएगा? ये b है तो ये भी कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का क्लियर है? ठीक है। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें यहां से, ठीक है, तो कॉन्जुगेट कहने का मतलब हो गया इस पॉइंट P का मिरर इमेज। क्या? इस पॉइंट P का मिरर इमेज व्हेन द मिरर इज रियल एक्सिस। मिरर क्या है? रियल एक्सिस है। इस पॉइंट P का मिरर इमेज, जबकि मिरर क्या है हमारा? रियल एक्सिस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर ये मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर पॉइंट P है, तो इसका इमेज किधर बनेगा? इधर ही तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? 0, b था कि नहीं था? ये तो इमेजिनरी एक्सिस है ना। इमेजिनरी एक्सिस पे रियल एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? रियल वैल्यू 0 होगी। ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर पॉइंट P का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, पॉइंट P का रिफ्लेक्शन, इसको P डैश मान लेते हैं। क्या मानते हैं? तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? a माइनस a कैसे हो जाएगा भाई? इधर ही तो चल रहे हैं। इधर चल रहा है क्या? नहीं ना। किधर चल रहे हैं? इधर ही तो चल रहे हैं। तो कितना चले हम? a। और इधर यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलिए। माइनस भी होगा ना। इतना क्या सोच रहे हैं भाई? ये दिख नहीं रहा आपको? 0 से नीचे जा रहा है तो निगेटिव ही तो होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a कॉमा माइनस बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पर? मान लेते हैं इसको Q, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं a। क्या मान लेंगे? डिस्टेंस a है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस a कॉमा, कोऑर्डिनेट तो निगेटिव ही होगा ना। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस को तो हम a ही मानेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट तो माइनस a कॉमा 0 होगा। तो इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस a। और ये इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चल रहे हैं? तो माइनस a कॉमा b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर ही तो होगा। बोले, ये हो जाएगा आपका क्या? Q डैश। Q डैश कितना हो जाएगा? माइनस a। और ये कितना है? माइनस b। समझ आया? अगर कोई पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर तो होगा। तो A तो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ ये माइनस बी किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस बी में। इसका रिफ्लेक्शन इधर हुआ तो A वैसे का वैसे ही है, प्लस बी किस में कन्वर्ट हो गया? अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर है तो माइनस a या माइनस a, देखिए प्लस b क्या हो गया? माइनस b। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये रहेगा। तो मतलब कि ये a क्या है? a क्या है? रियल पार्ट ही तो है। जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था उसका रियल पार्ट ही तो है a। किसका साइन चेंज हो रहा है? b वाले का तो चेंज हो रहा है ना। b वाले का साइन चेंज हो रहा है, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है b वाले का साइन प्लस से माइनस हो जा रहा है, और अगर माइनस है तो क्या हो जा रहा है? इसका मतलब जब भी हम कॉन्जुगेट निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? जब भी हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रियल पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं कॉन्जुगेट। ये क्या है? कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट जब निकलना है तो a माइनस आई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ऐसे ही z1 दे रखा है माइनस x1 माइनस आई y1, तो z1 कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? पढ़ाई तो कर रही है, पहले आंसर बता दी। सही है, करेक्ट है ना? तो सिर्फ क्या करना है? सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या कर देना है? चेंज कर देना है। हो गया, सिंपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का?
चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब छोटा सा नोट लिखें, नोट। देखिए, अगर बोला जाए z प्लस जेड बार, मतलब z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z, तो क्या आएगा? 2 रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि यहां पर क्या होगा? a प्लस आई बी, और यहां पर क्या होगा? a माइनस आई बी। तो प्लस आई बी माइनस आई बी कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 2a। और a क्या था? रियल पार्ट ऑफ z था, तो 2a आ गया ना, तो वही लिखा है 2 रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर बोला जाए z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, तो क्या हो जाएगा? 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर माइनस आता है, z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ठीक है। अगर z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z कर दें, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो क्या हो जाएगा? बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? वेयर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। z क्या है? a प्लस आई बी। z अगर a प्लस आई बी है, तो z कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो प्लस क्यों यूज किया है? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आई का भी तो स्क्वायर आएगा ना, माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो -1 होता है, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है? प्लस बी स्क्वायर यूज किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? नो डाउट्स? चलिए बहुत बढ़िया, नोट कीजिए इसको। एक चीज़ और छोटी सी बात है कि अगर z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर z जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर z हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z थर्ड। और अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा। इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, फालतू में टाइम पास होगा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, इसको भी समझ ही लीजिए, थोड़ा सा बस समझिए, बाद में बाकी समझिए। देखिए, अगर ऐसा कुछ है x प्लस आई वाई, क्या है? यहां पर है फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई, क्या है? x प्लस आई वाई, तो यहां पर क्या है? फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई। समझ में आ रहा? तो अगर यहां पर प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं आई वाई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ, यहां पर भी हो जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस आई वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अगर इधर चेंजेस हैं, तो यहां पर भी चेंजेस आएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है? तो कॉन्जुगेट हो गया। अब हेडिंग डालिए मॉडुलस। कोई बता सकता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? बताइए। क्या होता भाई? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? कोई बात नहीं, मेरे को पता है, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है,
z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, क्या दे रखा है, ए प्लस आई बी, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, रियल पार्ट, रियल एक्सिस, और ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मान लेते कोई पॉइंट P है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A, B। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब अगर आपको मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ Z का मतलब होता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ रहा क्या होता है। अगर हम मॉडुलस ऑफ Z निकालते हैं, क्या कर निकाल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ Z, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट कर रहा है, एक पॉइंट को तो डिनोट कर रहा है ना, इस मतलब पॉइंट को तो डिनोट नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते हैं तो कहीं एक पॉइंट आएगा आर्गेंट प्लेन पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आर्गेंट प्लेन पर पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ Z कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ Z कहते हैं। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, अब ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2 मानेंगे, यही तो होता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या है, तो a माइनस x1 क्या है, 0 स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इसका मतलब ये क्या है, इसी को तो मॉडुलस ऑफ Z कहते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ Z। और मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का। मतलब जो भी है a, b, तो उसका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे तो आपका मॉडुलस ऑफ Z निकल कर आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z क्या हो गया यहाँ पर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 माइनस 3i, क्या दे रखा है, 2 माइनस 3i। आपसे बोला कि मॉडुलस ऑफ Z निकालिए, तो मॉडुलस ऑफ Z कैसे निकालेगा, अंडर रूट a स्क्वायर, a क्या है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर, यही तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, पक्का। कोई डाउट, सिंपल है ना, कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसको। नया टॉपिक तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ आ रहा ना। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं समझ में तो आ जा रहा है आप लोगों को, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे आप लोग, क्या प्रैक्टिस, बता तो है आप लोगों को, हाँ। पता है, इतना आप लोगों को पता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर भी अंदर की आत्मा को जगाइए भाई, हाँ। सो चुका है आप लोगों के अंदर का आत्मा, ऐसा है क्या। अभी ट्रिप पे जाने के लिए बोलेंगे सब लोग तैयार हो जाए, हाँ हाँ सर चलते चलते सर, तुरंत फ़ोन निकल कर स्पॉट चेक करना हो जाएगा कि सर इस स्पॉट पे जाते हैं, उस स्पॉट पे जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। अच्छा, मैं आप लोगों को वो PDF फाइल नहीं भेजा ना, क्यों नहीं भेजा, कोई रीज़न, आप मेरे को याद नहीं दिलाई इसलिए नहीं भेजा।
क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद सब कुछ मेरे दिमाग से गायब हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का काम है एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को क्या करूँ, वो PDF फाइल भेज दूंगा, जिसमें से आप लोग पर्सनल भेजिए, ग्रुप में भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी भेजिए, मैं आप लोगों को वो फाइल भेज दूंगा। कुछ उसमें क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा घर पे। हाँ हाँ, मैथ्स का भेज दूंगा। अभी जो चल रहा है उसको कीजिए, अगर मैं पीछे वाला भेजा, आप पीछे का करेंगे ये छूट जाएगा, ठीक है। तो अभी जो फ्लो में चल रहा है ना उसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, बाद वाला बाद में करते रहेंगे, पहले इसको कीजिए, पक्का। तो मेरे को याद रहेगा, मैं आप लोगों को फाइल भेज दूंगा। और कल क्या करना है, प्रैक्टिस कर कर आना है, डाउट्स लेकर आने हैं, ठीक है। चलिए।